हेलो दोस्तों, वेलकम टू द नरेश सर ऑफिशियल। आज की जो वीडियो है हमारी वो है डिसरिदमिया क्विज़ या एमसीक्यूज़, जो क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और एग्ज़ाम्स में बार बार रिपीट होते हैं, पूछे जाते हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, एनक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चंस हैं जिनको अपन डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने डिसरिदमिया पढ़ा था और डिसरिदमिया के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी और वो वीडियो आपने देख ली होंगी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, अभी जाके उस वीडियो को क्लिक करें, उस वीडियो को ढंग से देखें, अच्छे से देखें और देखने के बाद में ये क्विज़ जब आप करोगे तो आपको यह क्विज़ आसान लगेगी। वही वैसे ही क्वेश्चन काफ़ी अच्छी बुक से मैंने उठा के यहाँ डाले हैं। कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1. A nurse is assessing an electrocardiogram strip. The P wave and QRS complexes are regular. The PR interval is 0.16 seconds and QRS complex measures 0.06 seconds. The overall heart rate is 64 beat per minute. The nurse assesses the cardiac rhythm as फर्स्ट ऑप्शन है नॉर्मल साइनस रिदम, सेकंड साइनस ब्रेडिकार्डिया, थर्ड सिक साइनस सिंड्रोम और फोर्थ फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। देखा बस, तो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और डिसरिदमिया से रिलेटेड जो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा है और एनक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। एनक्लेक्स ऑनर्स में भी ये क्वेश्चन है। एग्ज़ाम्स के दौरान, प्रैक्टिस के दौरान, टेस्ट पेपर्स के दौरान कई सारी मिस्टेक्स आप कर देते हो जिसका भारी नुकसान आपको भुगतना पड़ता है। जैसे कि कई बार बच्चे बताते हैं कि सर ऑप्शंस अच्छे से नहीं पढ़ पाए। सर ऑप्शन तो पढ़ा ही नहीं, वो ऑप्शन था भी क्या, हमने तो पहला देखा पहला ही कर दिया सर, हमें लगा पहला है दूसरा। देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, चाहे टेस्ट पेपर हो या प्रैक्टिस टेस्ट हो या एग्ज़ाम हो कंपटीशन का, वो जो सेकंड्स आपको दिए जाते हैं, जो मिनट आपको मिलते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं आपके लिए। तो उसको अच्छे से यूज करो, कंसंट्रेट होके यूज करो और चारों ऑप्शंस को बहुत अच्छे से पढ़ो। चारों ऑप्शंस को पढ़ने के बाद ही आंसर पे जाएं, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा सा कहीं घुमा हो और ऑप्शंस कहीं ना कहीं वेरिएशंस देखने को मिल जाते हैं। कभी कभी ऑप्शन सेम से लगते हैं, तो चारों ऑप्शन को ज़रूर पढ़िएगा। ये वाली गलती तो बिल्कुल मत कीजिएगा। आज से ही बोल दीजिएगा खुद को कि मैं ये वाली गलती तो कभी नहीं करूँगा एग्ज़ाम में, कि ऑप्शंस ही नहीं पढ़ूँगा, क्योंकि बाद में आपको एक नंबर से खामियाजा भुगतना पड़ेगा कि यार काश मैं ऑप्शन पढ़ लेता, ये क्वेश्चन गलत नहीं होता, वो ऑप्शन था भी क्या। नेक्स्ट, दूसरी सबसे बड़ी गलती जो होती है, जो कि सबसे बड़ी गलती है, और वो ये कि क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से कंसंट्रेट होके ना पढ़ना। जी हाँ, क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं और बहुत सारे लोग, मतलब 90% लोग सिर्फ इस बात को आके कहते हैं कि सर क्वेश्चन में नोट था क्या, हमें पता नहीं था, एक्सेप्ट था क्या, पता नहीं था, ये वाली चीज़ तो हमने पढ़ी ही नहीं सर, ये थी क्या। मतलब क्वेश्चन को जल्दबाजी में निकाल देते हैं, पता नहीं क्यों, कि जल्दी से पेपर दे देंगे, जल्दी से नौकरी लग जाएगी, अगले दिन ज्वाइनिंग कर लेंगे, ये सब चीज़ें दिमाग में रखते हैं। मतलब हर चीज़ में इतनी जल्दबाजी, अरे यार इतनी जल्दबाजी क्यों। अरे 2 घंटे का पेपर है, 90 मिनट का पेपर है, 3 घंटे का पेपर है, उस मिनट में ही कंप्लीट करना है, तो भी कंसंट्रेट होके अपनी स्पीड को बढ़ाओ ना। कंसंट्रेशन को थोड़ी ना लूज़ करना है, कंसंट्रेशन को मेंटेन करना है। चलिए फिर से एक बार क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं, अच्छे से रिवाइज करते हैं और उसके बाद में आंसर की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि असेसिंग इलेक्ट्रोकार्डियोरिदम स्ट्रिप, द पी वेव्स एंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस आर रेगुलर। मतलब पी वेव्स और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या है, रेगुलर है। तो ये चीज़ हमने पढ़ी थी कि रेगुलर कब होते हैं ये, या तो ये नॉर्मल होता है या फिर साइनस जो होती है डिसरिदमिया, उसमें भी ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट, पी आर इंटरवल जो है वो क्या है, नॉर्मल है 0.16 सेकेंड का। देखिए पी आर इंटरवल का जो टाइम होता है वो होता है 0.12 से लेके 0.20 तक, यह नॉर्मल होता है। तो पी आर इंटरवल 0.16 सेकेंड, ये भी क्या है, नॉर्मल है। एंड क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स मेजर, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स मेजर जो है वो भी 0.06 सेकेंड, यानी कि यह भी एक नॉर्मल टाइम है। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स का यह भी नॉर्मल टाइम है। तो ओवरऑल हार्ट रेट
देखिए यहाँ पे हमें समझ में आएगा ओवरऑल हार्ट रेट इज 64 बीट्स पर मिनट। 64 बीट्स पर मिनट का मतलब हो गया कि जो ऐसे नोड है वो 60 से लेके 100, तो यानी कि यह भी क्या है, नॉर्मल है। द नर्स असेस द कार्डियक रिदम एज, तो ये जितने भी मेजर्स दे रखे हैं वो सभी मेजर्स क्या हैं, नॉर्मल है। तो पहला ऑप्शन पढ़िएगा, दैट इज अ नॉर्मल साइनस रिदम। तो आंसर आएगा नॉर्मल साइनस रिदम। देखते हैं इसका रेशनल। जी हाँ, आंसर है नॉर्मल साइनस रिदम। देखिए मेजरमेंट्स आर नॉर्मल, मेजरिंग 0.12 0.20 सेकेंड एंड 0.42 0.10। ये QRS कॉम्प्लेक्स है और ये आपका PR इंटरवल है। ये क्या है, नॉर्मल। और हार्ट रेट कितनी दे रखी थी, 64। तो यानी कि ये नॉर्मल साइनस रिदम थी जो हमने डिस्कस की थी डिस एरिथमिया के अंदर। सेकंड क्वेश्चन है, ए नर्स इज वाचिंग द कार्डियक मॉनिटर एंड नोटिस दैट the rhythm suddenly changes. There are no P wave, the QRS complexes are wide and the ventricular rate is regular but over 100. The nurse determined that the client is experiencing first premature ventricular contraction, second ventricular tachycardia, थर्ड वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, फोर्थ साइनस टैकीकार्डिया। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और जैसा कि आपको पढ़ाया गया उसी में से है, एनक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन एक बार अच्छे से रिपीट करिए, अच्छे से पढ़िए और सोच के देखिए कि क्या आंसर हो सकता है। देखिए हम फिर से क्वेश्चन को रिपीट करते हैं और कुछ पॉइंट्स पे ध्यान देंगे, जैसे कि नर्सिंग वाचिंग द कार्डियक मॉनिटर एंड नोटिस दैट द रिदम सडनली चेंज, देयर आर नो पी वेव। देखिए नो पी वेव आपको पढ़ाया हुआ है मैंने कि पी वेव जो डिसरिथमिया पढ़ाया था उसमें साफ बताया था कि जो एक्टोपिक डिसरिथमिया होता है उसमें दो चीज़ ऐसी होती हैं जिनमें पी वेव नहीं आती है। क्लियर है। और साथ में देखिए ये लाइन पढ़ाई थी, QRS कॉम्प्लेक्सेस आर वाइड। ये तो साफ साफ लिखा हुआ था कि पी वेव नहीं होती, कॉम्प्लेक्सेस वाइड होते हैं और हार्ट रेट जो होती है वो 100 से ज़्यादा होती है। तो वो चीज़ सिर्फ एक होती है और वो क्या होता है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। जी हाँ, जिन्होंने भी सोचा बहुत अच्छा सोचा कि वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में साफ साफ बताया था, क्वेश्चन ऐसे साफ आएंगे ECG में क्या चेंज होता है और आपको पता लगाना है, बस ECG में जो चेंज होता है वही आंसर ठीक होगा। लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है, क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं, फोकस करना है, क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है, मेन पॉइंट पे जाना है और क्रैक करना है। क्लियर है। चलिए रेशनल देखते हैं इसका क्या है। द राइट आंसर इज द ventricular tachycardia. Ventricular tachycardia is characterized by the absence of P wave, wide QRS complexes and a rate between 100 and 250 impulses per minute. The rhythm is usually irregular. देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि साइनस टैकीकार्डिया, उसके बाद में वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया जिसके अंदर 250 टू 400। हाँ, तो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया आपको क्लियर हो गया, हम मोर देन 100 से 250 इम्पल्सेस पर मिनट। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये क्वेश्चन और भी अच्छा है, पढ़ते हैं। अ नर्स इज व्यूइंग द कार्डियक मॉनिटर इन अ क्लाइंट्स रूम एंड नोट्स दैट द क्लाइंट हैज जस्ट गॉन इनटू वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। द क्लाइंट इज अवेक, अलर्ट, हैज अ गुड स्किन कलर। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। द नर्स वुड प्रिपेयर डू विच ऑफ द फॉलोइंग। बहुत अच्छे। पहला है इमीडिएटली डिफिब्रिलेट, तुरंत पेशेंट को डिफिब्रिलेट करना है। सेकंड, प्रिपेयर फॉर पेसमेकर इंसर्शन, पेसमेकर लगाना है। एडमिनिस्टर एम्योडेरोन इंट्रावीनसली। और फोर्थ, एडमिनिस्टर एपिनेफ्रिन इंट्रावीनसली। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया है वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के बारे में, साफ साफ बताया गया है आपको वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है। देखिए क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं। नर्स ने देखा है मॉनिटर के ऊपर कि क्लाइंट जो है वो सडनली वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में चला गया है। उसके बाद क्लाइंट अवेक है, अलर्ट है और गुड स्किन कलर है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि पर्सन जो है वो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के कौन से मोड में है। दो बताए थे, एक पल्सलेस और एक विद पल्स। तो ये जो लाइन आपको दिख है, ये लाइन आपको इंडिकेट कर रही है कि पर्सन जो है अभी पल्स
विद पल्स वाले मोड में है, पल्सलेस नहीं है। तो विद पल्स वाले में और पल्सलेस वाले में मैंने आपको क्या समझाया था कि अगर पल्सलेस होता है तो आपको सडनली डिफिब्रिलेट करना है पेशेंट को, सीधा वो अरेस्ट में जा रहा है, सीपीआर एंड डिफिब्रिलेट, ये आपको साफ साफ बताया था। लेकिन अगर पर्सन आपका विद पल्स है तो आपको डिफिब्रिलेट नहीं करना है पेशेंट को। तो पहला ऑप्शन इमीडिएट डिफिब्रिलेट तो पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा पेसमेकर इंसर्शन, यहाँ तो ऑलरेडी रेट इतनी ज़्यादा है तो पेसमेकर इंसर्शन से तो कोई मतलब है ही नहीं। तीसरा है एडमिनिस्टर एमियोडेरोन इंट्रावीनसली और चौथा है एडमिनिस्टर एपिनेफ्रिन। देखिए, जब सडनली कार्डियक अरेस्ट हो जाता है तो अरेस्ट के दौरान हमें एपिनेफ्रिन देना होता है, एडीआर देना होता है जब स्टॉप हो जाता है हार्ट तब। लेकिन इस टाइम पे वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो रहा है, माने कि डिसरिथमिया हो रहा है, और इस कंडीशन में आपको क्या देना चाहिए, एंटी डिसरिथमिक एजेंट। और मैंने आपको ड्रग ऑफ चॉइस भी बताई थी, कौन सी होती है, एमियोडेरोन। तो इसका आंसर राइट जाएगा एडमिनिस्टर एमियोडेरोन। देखते हैं इसके रेशनल की तरफ क्या कह रहा है। रेशनल कह रहा है एडमिनिस्टर एमियोडेरोन इंट्रावीनसली। देखिए, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट और वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया इन अ क्लाइंट हु इज़ हीमोडायनामिकली स्टेबल, बिल्कुल सही है। जो हीमोडायनेमिक स्टेबल होते हैं उनके लिए क्या है, एंटी डिसरिथमिक सच एज एमियोडेरोन, लिग्नोकेन, प्रोकिनोमाइड। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि कार्डियो वर्जन। जो लाइन मैंने आपको बोली थी वही एग्जैक्ट आंसर है, एक एंटी डिसरिथमिक एजेंट और दूसरा कार्डियो वर्जन। कार्डियो वर्जन आल्सो मे बी नीडेड करेक्ट द रिदम, और वो भी क्या, कार्डियोवर्जन रिकमेंडेड फॉर द स्टेबल वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। जी हाँ, मैंने आपको सिंक्रोनाइज अनसिंक्रोनाइज वर्ड दोनों ही बताए थे कि अनसिंक्रोनाइज के लिए डिफिब्रिलेटर और सिंक्रोनाइज के लिए कार्डियोवर्जन। तो स्टेबल कंडीशनों में कार्डियोवर्जन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, याद रखिएगा। और कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको समझ में आ ही रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद अनस्टेबल वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। वाओ, ये क्वेश्चन और भी अच्छा है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। द नर्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू डू विच ऑफ द फॉलोइंग इफ प्रिस्क्राइब्ड ड्यूरिंग एन एपिसोड ऑफ वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। थोड़ा अच्छे से कंसंट्रेट हो जाइए, इस क्वेश्चन पे फोकस करिए और कोशिश करिए कि नहीं, सर से पहले ही आपको ये सॉल्व कर देना है कि ये क्वेश्चन ये आंसर होगा। ऑप्शन क्या है, ब्रीथ डीपली, रेगुलरली एंड ईजीली। सेकेंड, इनहेल डीपली एंड कफ फोर्सफुली एवरी 1 to 3 seconds। लाई डाउन फ्लैट इन अ बेड, रिमूव एनी मेटल ज्वेलरी। सोचिए, थोड़ा सा फोकस करिए। मुझे पता है कि एक बार में ये क्वेश्चन आना नहीं है, फिर से एक बार की तरफ चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे जाके फोकस कर लेंगे। अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद अनस्टेबल वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। देखिए, अनस्टेबल वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है। द नर्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू डू, नर्स इंस्ट्रक्ट करे क्लाइंट को कि क्या करना चाहिए। हम जो कर रहे हैं या डॉक्टर्स जो कर रहे हैं, प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, जो भी हमें करना है वो हमारा काम, लेकिन नर्स उस टाइम पे पेशेंट को क्या कहे, बात ये कही जा रही है। इफ़ प्रिस्क्राइब ड्यूरिंग एनी एपिसोड ऑफ वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। पहला, ब्रीथ डीपली, रेगुलर एंड ईजीली। इनहेल डीपली, कफ फोर्सफुली एवरी 1 to 3 seconds। लाई डाउन फ्लैट इन अ बेड, रिमूव एनी मेटल ज्वेलरी। देखिए, अगर मैं एलिमिनेशन मेथड पे जाता हूँ क्वेश्चन के, तो 4 नंबर को देखिए, रिमूव एनी मेटल ज्वेलरी। मेटल ज्वेलरी रिमूव करने का कोई ऐसा सेंस तो यहाँ निकलता नहीं है। मेटल ज्वेलरी मोस्टली टाइम पे हम कहाँ निकालते हैं, जहाँ एमआरआई वगैरह के कंडीशंस होती है वहीं हम देखते हैं। नेक्स्ट, लाई डाउन फ्लैट इन अ बेड। लाई डाउन फ्लैट इन अ बेड, तो ऑप्शन कहीं से मिस हो ही नहीं रहा, मैच नहीं हो रहा है इससे। मैच अगर हो रहा है तो ब्रीथ डीपली, रेगुलरली एंड ईजीली, और दूसरा इनहेल डीपली एंड कफ फोर्सफुली एवरी 1 to 3 seconds। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सेकंड, इनहेल डीपली, कफ फोर्सफुली एवरी 1 to 3 seconds। और ये काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन है कि इस कफ से आखिरकार आपके दिमाग में वही बात घूम रही होगी, कफ से वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो एक बार इसका रेशनल की तरफ चलते हैं, आपको समझ में भी आएगा। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, काफ़ी अच्छा वर्ड मिलेगा आपको यहाँ पे। इनहेल डीपली, कफ फोर्सफुली एवरी 1 to 3 seconds। क्या कह रहा है,
कफ कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन। जी हाँ, ये काफ़ी अच्छी लाइन है, इसको पढ़िए। ये क्या कह रहा है? कफ कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन यानी कि कफ सीपीआर। अब ये कफ सीपीआर क्या होता है? कफ सीपीआर के बारे में पढ़ते हैं। समटाइम्स इट इज यूज्ड इन द क्लाइंट विद अनस्टेबल वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। नर्स टेल्स द क्लाइंट टू यूज कफ सीपीआर इफ प्रिस्क्राइब्ड। अब ये प्रिस्क्राइब किया हुआ है बाई, क्या करना होता है? इनहेलिंग डीपली, कफिंग फोर्सफुली एवरी 1 to 3 सेकेंड। अब इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे फ़ायदा होता है कफ सीपीआर मे टर्मिनेट द डिसरिथमिया और सस्टेन द सेरेब्रल एंड कोरोनरी सर्कुलेशन फॉर अ शॉर्ट टाइम अंटिल अदर मेजर्स कैन बी इम्प्लीमेंटेड। ये लाइन बहुत अच्छी है, जो ये वाली, इस लाइन को पढ़ो अच्छे से और समझो कि कहना क्या चाह रहा है। इसमें कहना चाह रहा है कि अदर मेजर्स करने से टाइम मिलेगा उतना, मतलब कोई भी अदर मेजर जैसे हम CPR, DFM या कुछ स्पेशल मेडिकेशन चला रहे हैं, उस टाइम पे आपको पेशेंट से क्या कहना है कि वो क्या करता रहे? 1 से 2-3 सेकंड के अंदर इनहेल करे डीप और कफ करे फोर्सफुली। इससे क्या होगा? आपको समझ में आ गया कि इससे डिसरिथमिया टर्मिनेट में भी और सेरेब्रल एंड कोरोनरी सर्कुलेशन में ब्लड पहुंचेगा। तो कफ CPR करना काफ़ी ज़रूरी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट बात थी, हमेशा दिमाग में रखिएगा। कफ CPR क्या होता है? अगर पेशेंट को कुछ करना है ऐसी कंडीशन में तो वो कफ CPR कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है और मुझे पता है कि आप लोग एक बार में इस क्वेश्चन को कर दोगे बिना सोचे समझे, फटाक से आपका आंसर निकलेगा। दिमाग लगाइए, कंसंट्रेट होइए और शुरू कर दिया। क्लाइंट हैज़ डेवलप एट्रियल फिब्रिलेशन। क्लाइंट को एट्रियल फिब्रिलेशन हो रहा है, जिसकी वेंट्रिकुलर की रेट क्या आ रही है? 150 बीट आ रही है। जी हाँ, 150 बीट पर मिनट आ रही है। और नर्स असेस द क्लाइंट फॉर, पहला ऑप्शन है हाइपोटेंशन एंड डिजीनेस, दूसरा नोजिया एंड वॉमिटिंग, थर्ड हाइपरटेंशन एंड हेडेक, फोर्थ फ्लैट नेक बेंस। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। 150 बीट पे वेंट्रिकुलर रेट पे हमारी बॉडी में कौन सा सिम्टम्स जनरेट होगा? नोजिया एंड वॉमिटिंग। मेरे हिसाब से सेकंड ऑप्शन बिल्कुल गलत है। वॉमिटिंग उस टाइम, नोजिया तो होना पॉसिबल भी नहीं है। दूसरा हाइपरटेंशन एंड हेडेक। देखिए, हाइपरटेंशन होना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जब वेंट्रिकुलर रेट इतनी ज़्यादा होती है, ये बात आज आपको याद रखनी है हमेशा के लिए और सेव करनी नहीं है कि जब हार्ट रेट ज़्यादा होती जाती है, वेंट्रिकुलर रेट जब भी ज़्यादा होगी, हमेशा BP क्या होगा? फॉल होगा। तो हाइपरटेंशन वाला तो होगा नहीं, BP क्या होगा? हमेशा फॉल होगा। तो कंडीशन आएगी कौन सी? हाइपोटेंशन। तो राइट आंसर होगा हाइपोटेंशन एंड डिजीनेस। फ्लैट नेक बेन्स, फ्लैट नेक बेन्स होता है जब बहुत ज़्यादा हमारा सर्कुलेशन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो फ्लैट नेक बेन्स इतनी जल्दी असेस भी नहीं होती। तो हाइपोटेंशन एंड डिजीनेस देखने को मिलेगा। आंसर की तरफ चलते हैं। बिल्कुल, हाइपोटेंशन एंड डिजीनेस। द क्लाइंट विद अनकंट्रोल एट्रियल फिब्रिलेशन with a ventricular rate more than 150 beat per minute is at risk for low cardiac output। जी हाँ, किसका रहेगा? लो कार्डियक आउटपुट का रिस्क रहेगा बिकॉज ऑफ एट्रियल किक। एट्रियल किक क्या होती है? एट्रियल किक क्या होती है कि एट्रियम के अंदर ब्लड नहीं पहुंच पाता। अ नर्स असेस द क्लाइंट फॉर पाल्पिटेशन। जी हाँ, पाल्पिटेशन, चेस्ट पेस्ट डिस्कम्फर्ट, हाइपोटेंशन, पल्स डेफिसिट, फटिग, वीकनेस, डिजीनेस, सिंकोप, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड डिस्टेंडेड नेक बेन्स। तो ध्यान रखिएगा, आपको लो कार्डियक आउटपुट, हाइपोटेंशन, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, फटाक से आपको क्वेश्चन करना है। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा सा है। अ नर्स नोट्स दैट अ क्लाइंट विद अ साइनस रिदम has a premature ventricular contraction that falls on the T wave of preceding beat। T wave फॉल्स हो रही है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन कैसे आ रहे हैं? प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं। द क्लाइंट रिदम सडनली चेंज, ये लाइन काफ़ी अच्छी है, इस लाइन पे फोकस करिएगा। द क्लाइंट रिदम सडनली चेंजेस टू वन विद नो P wave और डिफाइनेबल QRS कॉम्प्लेक्स। इस लाइन को याद करिए क्लास में लास्ट वाली में, जिसमें हमने साफ साफ पढ़ा हुआ है, जहाँ ना ही तो कोई P wave आती है और ना ही कोई डिफाइनेबल QRS कॉम्प्लेक्स आता है। याद है, ये लाइन साफ साफ बताई थी और साथ में ये भी बताया था कैसी वेव आती है? कोर्स बेबी लाइन वेव।
दिख शो हो रही है, बताइए वो कंडीशन क्या है। साफ साफ ईसीजी बताई हुई है, वही लाइन उठा के इस क्वेश्चन में डाला हुआ है। ऑप्शन है वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, एट्रियल फिब्रिलेशन, और चौथा है ए सिस्टोल। बिना सोचे समझे आंसर बिल्कुल सही जाएगा, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। रेशनल की तरफ चलते हैं, आंसर इज द वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कैरेक्टराइज्ड बाई irregular chaotic undulation of varying amplitudes. Ventricular fibrillation has no measurable rate and no visible P wave or QRS complex and result from electrical chaos in the ventricles। देखिए साफ साफ याद रखना है, नो विजिबल P wave और QRS complex। ऐसी लाइन अगर याद रहे तो सीधा आंसर क्या आएगा, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, शायद अच्छा लगेगा आपको। वाइल केयरिंग फॉर अ क्लाइंट हु हैज सस्टेन्ड एन MI द नर्स नोट 8 PVC in 1 minute। वाओ, PVC इज द प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। 8 PVC आ रही हैं 1 मिनट के अंदर अंदर। ऑन द कार्डियक मॉनिटर क्लाइंट रिसीव कर रहा है, IV इन्फ्यूजन चल रहा है उसको D5W का, एंड ऑक्सीजन चल रही है 2 लीटर पर मिनट। द क्लाइंट इज रिसीविंग IV इन्फ्यूजन D5W एंड ऑक्सीजन एट 2 लीटर पर मिनट। द नर्स फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन शुड बी 2। काफ़ी अच्छा सा है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। पहला ऑप्शन इंक्रीज द IV इन्फ्यूजन रेट, सेकेंड नोटिफाई द फिजिशियन प्रॉपरली, थर्ड इंक्रीज ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, और चौथा है एडमिनिस्टर्ड प्रिस्क्राइब्ड एनाल्जेसिक। तो सोच के बताइए क्या आएगा आंसर। चलें फिर से मेरे हिसाब से रिव्यू करते हैं क्वेश्चन को, शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए ऑलरेडी क्लाइंट जो है वो MI से सफ़र कर रहा है, और MI से सफ़र करने के साथ साथ में नर्स ने नोट किया है कि 1 मिनट के अंदर अंदर 8 प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हुए। तो ये चीज़ मेरे हिसाब से कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। 1 मिनट के अंदर अंदर MI के पेशेंट को 8 प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन आए हैं, तो ज़रूर आपको ये बात समझनी होगी कि ये चीज़ क्रिटिकल की तरफ जा रही है, फैटल होती जा रही है। और इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, इस कंडीशन में देखिए ऑक्सीजन पे पेशेंट पहले से ही 2 लीटर पे है, IV इन्फ्यूजन चल रहा है, तो क्या होगा, इंक्रीज IV इन्फ्यूजन रेट। अगर रेट बढ़ाने से PVC कम हो जाए, ऐसा पॉसिबल है नहीं कि IV इन्फ्यूजन की रेट से हमारा PVC कंट्रोल हो जाए। दूसरा इंक्रीज ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। इंक्रीज ऑक्सीजन कंसंट्रेशन से हम ऑक्सीजन कंसंट्रेशन से रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, पर PVC सॉल्व ना होगा। तीसरा है एडमिनिस्टर्ड प्रिस्क्राइब एनाल्जेसिक, किसी स्पेसिफिक एनाल्जेसिक से PVC कंट्रोल हो जाए, नहीं। हमारा काम क्या है, हमारा काम क्या है कि सडनली हमें क्या करना है, नोटिफाई द फिजिशियन प्रॉपर्ली। तो आंसर क्या आएगा, आपको समझ में आया कि सडनली नोटिफाई करना है फिजिशियन को। आंसर की तरफ चलते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर है अपना, नोटिफाई द फिजिशियन प्रॉपर्ली। कह क्या रहा है, ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिए, याद रखिएगा एक और चीज़, रेशनल आपका जितना अच्छा होता जाएगा, क्वेश्चन आपको उतनी जल्दी आसान होते लगेंगे। PVC are often a precursor of life-threatening dysrhythmias, इंक्लूडिंग वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया एंड वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। ये कहने का मतलब है कि प्रीकर्सर होते हैं लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज का। मतलब कभी कभी सडनली जिनको ये कंडीशन होने लगती है, उसमें हो सकता है कि पहले क्या आए, PVC आए। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, एन ओकेजनल PVC इज नॉट अ कंसीडर डेंजर। अगर अचानक से आता है, ओकेजनली आता है, तो कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है। बट इफ़ PVC अकर एट रेट ग्रेटर देन, एक सेकेंड यहाँ से मिट गया, हाँ, ग्रेटर देन 5 to 6 पर मिनट इन पोस्ट MI क्लाइंट। ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, ग्रेटर देन 5 to 6 पर मिनट इन पोस्ट MI क्लाइंट। एक पोस्ट MI क्लाइंट के अंदर अगर 5 से 6 अगर PVC आ रही हैं पर मिनट, तो वो भी डेंजर में काउंट किया जाता है, तुरंत नोटिफाई करना है इमीडिएटली। और मोर देन 6 अगर PVC आ रही हैं 1 मिनट, तो ये एक सीरियस है। और इसमें क्या करना होता है, आपको समझ में आया कि यूजुअली कॉल्स फॉर डिक्रीजिंग वेंट्रिकुलर इरिटेबिलिटी, आई एडमिनिस्टर मेडिकेशन सच एज अ लिग्नोकेन।
ऐसी कंडीशन है अगर 6 से भी ज़्यादा आ रहा है तो इसको सीरियसली लेना है, नोटिफाई तो करना ही है। आप खुद डिसीजन नहीं लेंगे तो नोटिफाई करके सडनली क्या किया जाता है, वेंट्रिकुलर इरिटेबिलिटी को कम करना होता है, लिग्नोकेन जैसी मेडिकेशंस देनी होती हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा सा याद रखिएगा। प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की कुछ स्पेसिफिक बातें जो कि आपको हमेशा याद रहेंगी, और ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, इस क्वेश्चन को भूलना नहीं है, आपको हमेशा याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हेन वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन अकर इन ए सीसीयू, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और मेरे हिसाब से आप 1 मिनट में कर भी दोगे, पर सही कर दोगे इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता, पर ध्यान दीजिएगा। व्हेन वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन अकर्स इन ए सीसीयू द फर्स्ट पर्सन रीचिंग द क्लाइंट शुड, पहला एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, सेकंड डिफिब्रिलेट द क्लाइंट, इनिशिएट सीपीआर, एडमिनिस्टर सोडियम बाइकार्बोनेट इंट्रावेशनली। 2 मिनट फटाक से लगाओ, दिमाग लगाओ और करने की कोशिश करो कि क्या क्लिक करता है आपके दिमाग में। हो सकता है कि कुछ गलत हो, कुछ सही हो, वो तो अभी अपन पता ही लगा ही लेंगे, पर सडनली क्या आता है। फिर से एक बार क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ। व्हेन वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन अकर्स इन एट सीसीयू द फर्स्ट पर्सन रीचिंग द क्लाइंट शुड एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, डिफिब्रिलेट द क्लाइंट, इनिशिएट सीपीआर, सोडियम बाइकार्बोनेट इंट्रावेनसली। यार सीधा सीधा क्वेश्चन आंसर पहुंचो। कंडीशन क्या है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में मैनेजमेंट क्या था, मैनेजमेंट था सीपीआर एंड डिफिब्रिलेटर। तो देखिए इसमें आपको एडमिनिस्टर ऑक्सीजन वाला कॉन्सेप्ट हटा दो, एडमिनिस्टर सोडियम बाइकार्बोनेट इंट्रावेनसली हटा दो, क्या बचा आपके पास, इनिशिएट सीपीआर और डिफिब्रिलेट द क्लाइंट। क्या करोगे आप, सीपीआर स्टार्ट करोगे या डिफिब्रिलेट करोगे। यार याद करो, साफ साफ बताया था। कंडीशन क्या याद रखनी है, पेशेंट कहाँ पे है, ऑलरेडी हॉस्पिटलाइज्ड है, तो ऐसी कंडीशन में आपका सीपीआर इनिशिएट करने से पहले आपके दिमाग में सडन मैनेजमेंट क्या आना चाहिए, क्लाइंट को क्या करना है, डिफिब्रिलेट करना है। एक बार ध्यान से देखिएगा, आंसर 2 डिफिब्रिलेट द क्लाइंट। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन इज ए डेथ प्रोड्यूसिंग डिसरिथमिया, बिल्कुल सही बात थी, हमने भी पढ़ा था। एंड वंस आइडेंटिफाइड मस्ट बी टर्मिनेट इमीडिएटली बाई प्रीकॉर्डियल शॉक डिफिब्रिलेशन, दिस इज यूजुअली अ स्टैंडिंग फिजिशियन ऑर्डर इन अ सीसीयू। ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट थी और इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो वर्ड था वो था सीसीयू। अगर ये कहीं अगर दे रखा होता ऑप्शन की वो हॉस्पिटलाइज नहीं है, ऑन रोड हुआ है, तो आपका सीपीआर आता देखिए, और कहीं कहीं ऑप्शन दे रखा होता है सीपीआर एंड डिफिब्रिलेटर दोनों, वो भी एक साथ कंबाइंड, देन आंसर दोनों आ जाता है। लेकिन अगर ऑप्शन में सीपीआर और डिफिब्रिलेट में एक से चुनना है तो याद रखिए हॉस्पिटलाइज पर्सन है, डिफिब्रिलेट फर्स्ट प्रायोरिटी में आंसर होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस किए डिसरिथमिया से, और बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, एनक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चन, काफ़ी एग्जाम्स में इन क्वेश्चंस को पूछा गया है। अगर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो तो आप समझ रहे हो कि डिसरिथमिया से आने वाले बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। अगर नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो एक बार फिर से रिव्यू करो पुरानी क्लास को, कि पुरानी क्लास में किस तरीके से क्या क्या बताया गया था और इसमें क्या क्या है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो सभी दोस्तों को शेयर करो, वो सब लोगों को शेयर करो जो पढ़ना चाहते हैं और उन तक डिसरिथमिया पहुंचाओ, एग्ज़ाम में कंपटीशन में फ़ाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, उन सब तक ये चीज़ पहुंचाओ और उनको पढ़ाओ।